अगर एक कुछ शब्दों में पिरोकर बताया जाए तो वो निश्चित तौर पर ऐसा था जैसे कि एंथुजियाज्म टू अनसर्टेनिटी। भारत और चीन के संबंध, उत्साह, दोनों को ही विश्व एक अलग महासेना के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना और बाद में भारतीय सेना 80 के दशक तक आते आते जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों ही देशों ने अपना रुख बदला और दोनों ही देशों भारत का रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर केयरफुल होने या नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी भारत चीन संबंधों पर या भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जारी इस परिचर्चा में, जिसके 7वें अंक में आज हम भारत चीन संबंधों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भारत चीन के संबंधों के विषय में आज हमारी चर्चा किसी विषय न होकर इसी विषय पर रहेगी कि भारत चीन संबंध पिछले 70 वर्षों में किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, क्या इनका अतीत रहा और क्या इसका भविष्य रहेगा। निश्चित तौर पर भारत चीन संबंधों की जब हम बात करते हैं तो यह भारत की ओर से 1947 आजाद भारत की बात है और चाइना, जिसे हम चीन कह रहे हैं, वो PRC, जिसे हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कह रहे हैं, की बात है। ये दोनों देश कालांतर में 1947 और 1949 में स्वायत्त या स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद अगर हम हर दशक में इनके संबंधों की बात करें तो ये अलग अलग तरह से बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे राजनयिक हलकों में इन संबंधों को अगर एक कुछ शब्दों में पिरोकर बताया जाए तो वो निश्चित तौर पर ऐसा था जैसे कि एंथुजियाज्म टू अनसर्टेनिटी। भारत और चीन के संबंध उत्साह और अनिश्चितता के दायरे में आते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम 40 के अंतिम दशक की बात करें तो वहां हम देखते हैं कि दोनों ही देश एक नए शुरुआत में एक नवाचारी देश थे और अपनी शुरुआत के समय में अपने अपने ढांचागत विकास पर केंद्रित हुए। चीन भी भारत की तरह किसी एक एशियाई मूल के ऐसे देश की तलाश में था जो उनके साथ आ सकता था। चीन का ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध भारत से रहा, लेकिन 1950 तक आते आते भारत चीन मित्रता एक अति उत्साह के दौर में चली गई, जिसमें नेहरू और चाओ एन लाई के विषय में हम जो कि कई अंकों में चर्चा कर चुके हैं, वो एक ऐसा दौर था जहां पर हमें विश्व के इतिहास में एक नए रिश्ते की शुरुआत हम करने जा रहे थे। ये अचानक नहीं था जब चीन और भारत के संबंध इस प्रगाढ़ता पर थे, लेकिन दुनिया के हलकों में एक नई राजनयिक छाप भारत और चीन के दो शीर्षस्थ नेता चाओ एन लाई और नेहरू के द्वारा घोषित की गई। दोनों को ही विश्व एक अलग परिदृश्य में देखता था और दोनों ही के द्वारा जो नीतियां विश्व पर पटल पर लाई गई, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उसके बाद पंचशील यानी सह अस्तित्व के सिद्धांत की बात करना, दोनों ही एशियाई देशों के हित की बात। लेकिन जब हम अति उत्साह और अनिश्चितता की बात करते हैं तो यहाँ से जो 1950 के बाद का दशक था, 1960 एक भयावह अनिश्चितता से भरा हुआ था। चीन के भारत के प्रति अनिश्चितता पनपने का कारण शायद उनका भारत के प्रति अपनी इमेज वाली छवि को स्वीकारना समझना रहा। निश्चित तौर पर ये छवि शायद
उनके द्वारा ऐसा सोचा गया कि 1950 के दशक में जब, या 50 के दशक में जब भारत फॉरवर्ड की नीति अपना रहा था, तो वे सोचने लगे कि शायद भारत अपने पड़ोसी तिब्बत को अपने गिरफ्त में लेना चाहता है, जबकि चीन उसके प्रति ज्यादा गहरा लगाव रखता था। उसके साथ ही इनके द्वारा विस्तार की नीति या इनके द्वारा ऐसी नीतियां जो बॉर्डर्स पर बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करती हैं, इसकी वजह से हमारी जो उत्साह की नीति थी चीन के प्रति, चाहे जिसे हम हिंदी चीनी भाई भाई के तौर पर देख लें, एक ऐसा दौर आया जो एक कुटिलतम चीन भारत संबंधों को दर्शाता है। और 1962 का वो युद्ध अक्टूबर के महीने में भारत चीन के युद्ध के तौर पर, पहले युद्ध के तौर पर जिसकी परिणति होती है, एक नया रूप भारत और चीन की विदेश नीतियों को देता है। यहाँ विदेश नीतियों का समीचीन अर्थ दोनों के एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में भी है, और दोनों के एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में उनके धुर स्वभाव और संदर्भ बदलने की वजह से भी है। जैसा इतिश्री 1962 के युद्ध की हुई, भारत ने बहुत सारी डिफेंस स्ट्रेटजीज को चेंज किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स डिफेंस के लिए शुरू हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हलकों में भारत चीन की शत्रुता एक अलग परिदृश्य में रही, लेकिन इससे चीन और पाकिस्तान की मित्रता एक नए संदर्भ में आगे बढ़ी। और आगे आने वाले समय में, जिसमें हम कहते हैं अनिश्चितता का दौर, भारत चीन के संबंधों को लेकर जो 70 का दशक था, उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि चीन पाकिस्तान के साथ हुए हमारे युद्ध में हमारे खिलाफ आएगा। लेकिन चीन की वह नीति बिल्कुल दुनिया को अस्पष्ट तौर पर प्रश्न करने पर मजबूर करती है। चीन ने उसमें भारत का ना तो प्रतिरोध किया और ना ही वो खुलकर भारत के विरोध में सामने आया। इसके कई और कारण थे। इस परिदृश्य को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमें 1967 को याद करना होगा, जहां पर हम सिक्किम के अंदर दो दर्रों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और जिसका इतिहास में बहुत ज्यादा कोई उदाहरण नहीं है, भारतीय सैनिक चीन पर हावी हुए थे। वो समय जहां से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट जो था या नेफा था, भारत की सुनियोजित या सुव्यवस्थित सैन्य क्षमता का एक प्रदर्शन था। और उसके बाद के 4 सालों में 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, या भारत ने पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान का जो भाग जहां पर भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको हम एक अलग तरह के शब्दों से नियोजित करते हैं, एक बांग्लादेश आधारित सेना के समर्थन में भारतीय सेना के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना, और बाद में भारतीय सेना का उनके स्थल पर, उनके जमीन पर आक्रमण करके चीन के नजरों में ये उनका एक व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान और भारत के युद्ध की एक अलग नीति थी। इस परिप्रेक्ष्य में दुनिया सोच रही थी कि शायद चीन पाकिस्तान के साथ आएगा, लेकिन कालक्रम में ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान ने चीन के द्वारा जो समर्थन का दावा या आकांक्षाएं रखी थी, वो चीन अपने किसी सामरिक कारणों से चीन हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। ये और एक कारण है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो अनिश्चितता की बात है। उसके बाद अब जब हम बात करते हैं 70 के बाद 80 के दशक में, तो हम देखते हैं भारत की लीडरशिप हो या चीन की लीडरशिप हो, दोनों ही लीडरशिप अपने आप को गो फॉरवर्ड की नीति में लाते हैं, और दोनों ही देशों ने अपने अपने हलकों में अपने अपने देशों को बहुत हद तक व्यापारिक या फेडरल स्टेट के तौर पर या रिपब्लिक स्टेट के तौर पर एक यूनिफाइड बिजनेस मॉडल के अंदर ढाला, और इस मॉडल के क्रम में वे अपने आप को बहुत अच्छे संदर्भों में ले गए।
और यहाँ पर भारत ने चीन को और चीन ने भारत को मोस्ट फेवर्ड कंट्री ऑन ट्रेड का दर्जा भी दिया। 80 के दशक तक आते आते जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों ही देशों ने अपना रुख बदला और दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था इस तरह की थी कि वे एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते थे। और ये बहुत बड़ा सत्य है कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा तबका, भारत की शायद क्रय शक्ति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की प्रक्रिया में था। अतः यह दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि दोनों ही अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति और अपने आपस के संदर्भों को पुनर्विचार करते हुए एक दूसरे से व्यापार या व्यापारिक साझेदारी बढ़ाएं। और इस क्रम में भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के और चीन के जो प्रीमियर थे उस समय के, दोनों ने अपने संदर्भों को बदला और भारत और चीन 1984 में अपने एक दूसरे के अर्थ नीति में एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड कंट्री फॉर ट्रेड का दर्जा देते हैं। यहाँ ये बात और स्पष्टता से कह देने की आवश्यकता है कि आगे आने वाले समय यानी 1992 जब भारत ने उदारवाद या वैश्वीकरण की नीति को अपनाया, तब भारत ने निवेश के लिए चीन के अंदर से बहुत सारा निवेश भारत में आया, क्योंकि ये चीन की भी आवश्यकता थी कि वे एक मध्यम वर्गीय परिवारों से युक्त भारत के अंदर एक बड़ा मार्केट दिख रहा था। यही स्थिति भारत की भी अमूमन थी, लेकिन इसके बाद कालांतर आते आते जब भारत की इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनेशनल कैपेसिटी में जब भारत की कैपेसिटी बढ़ती रही, तब तक चीन और भारत कई बार आमने सामने आते रहे। सीमा विवाद को लेकर अगर हम बात करें 1962 के बाद या 1967 के बाद कोई विशेष बॉर्डर पर कोई बड़ी लड़ाई भारत या चीन के बीच में नहीं हुई। हालांकि छोटे मोटे कई तरह के असामान्य या अनचाहे गतिरोध एक दूसरे के साथ होते रहे। रिसेंटली डोकलाम के अंदर कुछ सालों पहले जब भारत चीन के कुछ जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई और जब वे गुत्थम गुत्था हुए, तो भारत के NSA अजीत डोभाल को इस संदर्भ में उनके चीनी काउंटरपार्ट के साथ वार्ता कर इस संबंध में सुलह की नीति को अपनाना पड़ा। भारत चीन के संबंधों को अगर हम इस विषय में थोड़ा सा वापस जाकर देखें तो हम पाएंगे 50, 60, 70 और 80 के दशकों में भारत चीन के संबंध अनिश्चितता से भरे हुए थे, लेकिन वे एक अति उत्साह से अनिश्चितता, लेकिन इस अनिश्चितता में कई बार एक दूसरे के बीच व्यापारिक तारतम्यता, सांस्कृतिक तारतम्यता, एकेडमिक कोरिलेशंस और ऐसे कई कोरिलेशंस थे जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे को कई फोरम्स में एक्सेप्ट किया, जिसमें G7 की बात है, ब्रिक्स की बात है और कई ऐसे मंचों की बात है जिसमें भारत और चीन एक ही संदर्भ को साझा करते हैं। यहाँ एक बात विचारणीय है, वो ये कि भारत चीन के संबंधों का जब हम ताना बाना बुनते हैं तो भारत चीन संबंधों के ताने बाने में हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम उत्पाद को रॉ मटेरियल के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में बेचते आए हैं, उसकी चीन को महती आवश्यकता थी। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो भारत से ट्रांसपोर्टेशन कम कॉस्ट में उसे वो उपलब्ध था और भारत की जो युवा शक्ति है जिसके पास इस तरह का कौशल था कि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट गुड के लिए या फिनिश्ड गुड बनाने के लिए ऐसे सामानों को आयात करते थे या करते रहे हैं जिसे हम फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड कहते हैं। इसमें चीन ने दक्षता हासिल की। आप देखते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान का एक बड़ा क्लैश, और हम जैसे चर्चा कर ही चुके हैं, इसमें पाकिस्तान के प्रति चीन का कोई दखल भारत के खिलाफ नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत सुलझे हुए भी नहीं है। याद कीजिए वो समय जब भारत को यूनाइटेड नेशंस के अंदर
सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता मिलने वाली थी, लेकिन भारत ने इसे या नेहरू ने एक राजनयिक भूल के तौर पर इसे अस्वीकार कर चीन की तरफ हस्तांतरित कराया। और चीन जब भारत का बाद के संदर्भों में स्थायी सदस्यता का मुद्दा आया तो चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को उस अंतर्राष्ट्रीय महत्व से दूर कर दिया है। याद कीजिएगा, जब शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में भारत की ओर से संयुक्त महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने को थे, तो चीन के द्वारा ही दक्षिण कोरिया के समर्थन में आकर भारत का प्रतिरोध किया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब राजनयिक हलकों में भारत और चीन का सीधा टकराव देखने को मिला। वहीं भारत का चीन के साथ टकराव कई राजनयिक हलकों के अलावा द्विपक्षीय मुद्दों पर भी रहा, जिसमें सीमा निर्धारण विवाद कालांतर से पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। इसके अलावा भारत चीन संबंधों में जो एक अच्छी बात देखने को मिली वो भारत चीन के सांस्कृतिक संबंधों, एकेडमिक, रिसर्च, मेडिकल, एस्ट्रो साइंस और ऐसे कई क्षेत्र जहां निर्माण की बात है से जुड़ता है। भारत चीन के संबंधों में आई अनिश्चितता इस बात के लिए भी जिम्मेदार थी कि चीन, या हम ये कह लें कि अनिश्चितता इसलिए भी थी कि चीन का जो रवैया है, जो स्वभाव है भारत के प्रति या पूरे दक्षिण एशिया में हमेशा से विस्तारवाद कर रहा है। चीन एशिया महाद्वीप में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और उसकी सीमाएं अनेक देशों और महाद्वीपों के में होती हैं, लेकिन उनका हमेशा से एक बड़ा फैलाव का या विस्तार की नीति रही है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चीन को कई बार बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। यही नहीं, चीन के आर्थिक परिदृश्यों की या कॉरिडोर्स की भी बात करें तो कई जगहों पर उसकी नीति अपनी ही अर्थनीति के उलट सामने आती है। जैसे चीन के साथ पाकिस्तान की अर्थनीति, जो कॉरिडोर की हम बात रिसेंट कुछ पास्ट से करते आ रहे हैं। इससे पहले चीन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हद तक पॉजिटिव इंटेंट एज फार एज बिजनेस लेके नहीं रखता था, लेकिन चीन के कुछ राजनयिक, सामरिक, आर्थिक और विस्तारवाद के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी वजह से चीन के व्यवहार में दुनिया के अनेक देशों को उनके साथ अनिश्चितता के संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया है। यकीन मानिए, भारत के लीडर्स, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हों, या कोई कांग्रेस के दौरान के शासन के प्रधानमंत्री हों, भारत की तरफ से भरसक भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के विषय में बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। लेकिन चीन के अति विस्तारवादी रवैये, चीन का हमेशा प्रतीकात्मक तौर पर भी बहुत एग्रेसिव नेचर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में उनके प्रति विदेश नीति को हमेशा अनिश्चितता का एक महान दौर से गुजारता है। यहाँ भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश, जिसमें हम नाम ले सकते हैं म्यांमार का, बांग्लादेश का, भूटान का, नेपाल का, इनके साथ भी चीन का रवैया बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए रहा है क्योंकि वो भी अनिश्चितता से भरा हुआ है। रिसेंट की अगर हम बात करें, आज के घटनाक्रम की, तो भारत की नेपाल के साथ जो अभी तक के अंतर्राष्ट्रीय संबंध या द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, उनमें चीन एक कैटलिस्ट का रवैया रुख अख्तियार कर रहा है और चीन के प्रभाव में आज वहाँ के जो राजनयिक इक्वेशंस हैं, समीकरण है, वो इस हित को साधने के लिए मजबूर हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जब नेपाल की राजनीतिक हलचलें बदलेंगी तो ये समीकरण बदलेंगे और नेपाल का प्रो इंडिया होने का जो टेंडेंसी है वो शायद वापस से निखर के सामने आएगी, या उनकी मजबूरी भी ऐसी है। लेकिन आज के परिदृश्य में दुनिया के बड़े देशों, जिसमें रशिया,
यूरोप के देश और खासकर अमेरिका का चीन के फैलाव, चीन के विस्तार और चीन की दुनिया में इतने आक्रामक होने से पूरी दुनिया और यूनाइटेड नेशंस में बड़ी चिंता बनी हुई है। और ये भी कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े देश इस बात को पसंद नहीं करते कि चीन के साथ किस तरह की विदेश नीति को अपनाया जाए। अतः वे हमेशा से अनसर्टेनिटी की नीति को फॉलो करते हैं। भारत के चीन के साथ जो सीमा विवाद हैं वो भी कई बार इन संबंधों को खटास में परिवर्तित कर देता है। मोटे तौर पर भारत का पाकिस्तान के साथ जो विवाद है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, और भारत का चीन के साथ जो विवाद है उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बात 1962 से रह गई थी, और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जिसे नेफा कहा गया और बाद में जिसे हम पूर्वोत्तर राज्य कहकर संबोधित करते हैं, इन के संदर्भ में भी चीन ने गाहे बगाहे कई तरह के चैलेंजेस हमारे सामने खड़े किए हैं। आज के परिदृश्य की अगर बात करें तो ये एक ऐसा डायनामिक रिलेशनशिप है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? मुश्किल इसलिए क्योंकि चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बाकी देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वजह से निर्धारित होते हैं। भारत चीन जब ब्रिक्स में एक साथ आए, जहां दुनिया के अन्य बड़े देश जिसमें रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जब भारत के साथ इस एसोसिएशन में आया, तो चीन एकाएक अलग तबके से दृष्टिकोण से भारत को देख रहा था। लेकिन वहीं जब भारत की नीति अपने पड़ोसियों के प्रति अगर उदारवाद या अलगाववाद की होती है तो चीन उसके प्रोपोर्शनेट में या प्रोपोर्शन में अपनी नीति को बनाता है। बहरहाल चीन के संबंध भारत से उनके पड़ोसियों के संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध और भारत का पाकिस्तान के संदर्भ में अफगानिस्तान से संबंध या बांग्लादेश से संबंध निश्चित तौर पर चीन की उनकी पॉलिसीज को चेंज करता है। यहाँ तक कि चीन ने हमारे बहुत अच्छे मित्र देशों में से रहे श्रीलंका, नेपाल को भी इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली अपने फॉरेन पॉलिसी में रिलेशन में रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल किया, जो एक अच्छी नीति नहीं कही जा सकती। और यही कारण है कि हम अपनी विदेश नीति में इसमें अनिश्चितता पाते हैं। हिंदुस्तान या भारत के चीन के साथ सीमा विवाद का कोई फंक्शनल सॉल्यूशन हमारी लीडरशिप ने नहीं ढूंढा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी चीन कई बार बहुत बड़े पैमाने पर किसी भी एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं होता, और जो भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं उनको फौरी तौर पर वो मानने से इनकार करता आया है। ऐसा हम इतिहास में, कालांतर में और वर्तमान में भी देख रहे हैं। भविष्य में भी हमारी यही उम्मीद चीन के साथ रहने वाली है। आर्थिक परिदृश्य में अगर हम देखें तो दुनिया की इकोनॉमी आज चीन के इर्द गिर्द है। इसमें दूसरी जो बड़ी देश है, महाशक्ति है, वो भारत की है, क्योंकि भारत दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है। यहाँ युवाओं का एक बड़ा वर्ग है और भारत के परिवारों या मध्यम वर्गीय परिवारों की जो क्रय शक्ति है वो इसके लिए बड़ा मुख्य आकर्षक है। लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चिंता है भारत की, वो कई सेक्टर्स में नजर आती है। अगर हम आर्थिक परिदृश्य में, चूंकि हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस अंक में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में WTO के वो शब्दों को अगर कोट करें तो उनका कहना है चीन के बारे में कि चीन अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में या अपने आप को दुनिया की जो इकोनॉमिक कंट्रोल पॉइंट बनाना चाह रहा है, और ये चीन के खिलाफ दुनिया की एक नीति है जो सर्वसम्मति से आज के युग में समझ आ रही है। चीन दुनिया में कुछ निश्चित तौर पर विकासशील देशों के उन संदर्भों में है जिन देशों की नीति विस्तारवाद की होती है। चीन चाहे जापान के साथ हो, चाहे वियतनाम के साथ हो,
चाहे हांगकांग के साथ हो, चाहे गाहे बगाहे इंडोनेशिया या मलेशिया की बात हो, यहाँ तक कि फार फ्लंग एरिया अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट की बात करें, उन देशों की भी बात करें, और चीन से जुड़े उत्तरी या चीन के उत्तरी भाग में जुड़े हुए जो देश हैं उनसे की बात करें या रशिया की बात करें, निश्चित तौर पर सभी के साथ उनके सीमा विवाद हैं। इसके अलावा चीन दुनिया की इकोनॉमी को और चीन दुनिया की मिलिट्री पोटेंशियल को कैप्चर करना चाहता है, जो निश्चित तौर पर ट्रेड के हलकों में या निश्चित तौर पर डिफेंस या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा परिदृश्य नहीं है। हम अगर परसेप्शन की बात करें, दुनिया किस तरह से चीन को लेती है, निश्चित तौर पर दुनिया में हम सबसे पहले संदर्भ भारत का लेंगे। हमारा संदर्भ भारत का यानी देश का बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि हम चीन के साथ बहुत ज़्यादा अलगाववाद भी नहीं रख सकते, लेकिन चीन के साथ हमारी बहुत आंतरिक या अंतरंग मित्रता भी नहीं है। चीन किसी भी हलके में भारत के लिए चुनौती हो सकता है, क्योंकि उस पर आर्थिक क्षेत्र से, सामरिक क्षेत्र से, नीतिगत क्षेत्र से या किन्हीं भी क्षेत्र से विश्वास कर पाना हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नीति है या फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए संभव नहीं है। अगर हम चीन की बात करें तो यूरोपीय देश भी चीन के साथ बड़े अस्पष्ट से रिलेशंस रखते हैं। वो चीन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। अगर रीसेंट पास्ट की बात की जाए तो रशिया को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो चीन के साथ व्यापारिक हलकों में या सामरिक हलकों में बहुत अधिक विश्वास की नीति नहीं पैदा कर पाए। हालांकि वे देश जो काउंटर कंट्रीज हैं या ऐसे देश हैं जिनकी नीति भारत के खिलाफ या आम धारा के देशों के खिलाफ रही है, उनसे गाहे बगाहे चीन की मित्रता होती रहती है। वर्तमान का उदाहरण भारत ईरान की जो मित्रता है, वो भारत ईरान की मित्रता मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर एक स्ट्रेटेजिक नीति थी, जो अमेरिका के खिलाफ जाकर भी उनसे मित्रता करने की नीति रही। उसको आज एक बायलैटरल ट्रेड बैरियर के तौर पर चीन ने डिस्प्लेस किया। तो ये कुछ ऐसे डायनामिक्स हैं जिसमें दुनिया चीन को पर एक बड़ा विश्वास, चाहे पैसिफिक के देश हों, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों या सुपर पावर अमेरिका और रशिया हो, वो कोई भी इन पर विश्वास की नीति नहीं अपना पा रहा है। लेकिन क्या हमारी नीति होगी चीन को लेकर आगे आने वाले समय में? चीन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी नहीं है कि वो भारत का पड़ोसी है, वरन इसलिए भी है क्योंकि भारत की विदेश नीति, अर्थनीति और भारत से जुड़ी विनिर्माण की नीतियों में चीन का जो व्यापारिक ढांचा है या चीन का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता आया है। लेकिन चीन के खिलाफ दुनिया के इस वैक्यूम ने निश्चित तौर पर भारत के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं और शायद भारत इन अपॉर्चुनिटीज को ट्रैप भी करेगा। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या हम जो समझते हैं चीन की भारत के साथ जो स्ट्राइकिंग नीति है या बायलैटरल ट्रेड की जो नीति है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल चेंजेस आने की संभावना है। भारत चीन पर अब शायद उतना निर्भर नहीं होगा जितना भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए या प्रोक्योरमेंट के लिए निर्भर करता था। वहीं चीन भी भारत के प्रति उतना आश्वस्त या उतना काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा। मैं काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति ये दोनों देश व्यापारिक हलकों में करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत चीन संबंधों को अगर हम किसी तरह से निर्धारित कर सकते हैं तो वो अनिश्चितता और उत्साह और अनिश्चितता के शब्दों के द्वारा, यही इसके लिए सबसे सटीक या स्पष्ट शब्द हैं।
कई दशकों में और कई हलकों में भारत और चीन के बीच में खटास मिठास और व्यापारिक समझौते होते रहे, लेकिन आज भी चीन के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय हलकों में ऐसे संबंध नहीं हैं जिन्हें हम मैत्रीपूर्ण संबंध कह सकें। भविष्य क्या होगा इस पर कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के हालात आज के परिदृश्य में हैं, निश्चित तौर पर भारत चीन संबंध अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग मंच की तरफ जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि भारत चीन के बीच में टैलेंट बेस पर, भारत चीन के बीच में व्यापार के परिप्रेक्ष्य में और भारत चीन के साथ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। हो सकता है बायलैटरल ट्रेड को हम फिर से रिन्यू या रिवाइव करें, लेकिन हमारी जो चीन के प्रति पॉलिसी है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही होगी। भविष्य को उसका संदर्भ नहीं लिया जा सकता, लेकिन वर्तमान बहुत कुछ भविष्य के बारे में कह देता है। निश्चित तौर पर वर्तमान में भारत और चीन की परिस्थितियां दोनों ही देशों को एक दूसरे के बारे में फूक फूक कर कदम रखने के लिए प्रेरित करती हैं, और चीन का इतिहास ही भारत के साथ हमें सिखाता है, या चीन का भारत के प्रति जो रवैया है उसका इतिहास हमें ऐसा सिखाता है कि भारत को अपनी चीन के साथ नीति या अर्थनीति, व्यापारिक नीति और यहाँ तक कि कल्चरल रिलेशंस को भी रिफ्रेम करना चाहिए। भविष्य निश्चित तौर पर भारत की नीतियों का या भारत का रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर केयरफुल होने या वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। निश्चित तौर पर इस 7वें अंक की समाप्ति के बाद हम कुछ और अंक हमारे पास हैं, उन अंकों में हम कुछ सारगर्भित चर्चा शायद बचे हुए गुरुवार और रविवार में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।